आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारी लाइफ या हमारे एनवायरनमेंट पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक्चुअली क्या होते हैं, लो प्रेशर एरियाज़ होते हैं जो कि कहाँ पे बनते हैं, वार्म ओशियन वाटर्स पे बनते हैं। तो मतलब ये जो तूफान होंगे उनके लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि वार्म ओशियन वाटर होगा, वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया करेक्ट जो बनेगा उसमें ये तूफ़ान बनते हैं। तो उस तूफ़ान की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इस तूफ़ान में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत तेज़ बारिश होगी और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ये तूफ़ान दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं समुद्र की या फिर उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये तूफ़ान बनते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन होता है कि जो ओशियन वाटर का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ओशियन वाटर गर्म होगा। तो गर्म होने से क्या होगा, इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन के बाद क्या होगा, जब वो ऊपर जाएगा फिर जो ऊपर हो कंडेंस होगा ना, कंडेंस के बाद एक लेटेंट हीट मिलेगा। ये लेटेंट हीट ही उस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को एनर्जी देती है जनरेट होने के लिए या फिर इंटेंसीफाई होने के लिए। और हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, वो तो पहली बात से पता चल गया। ये अगर वार्म ओशियन वाटर है तो उससे इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन से हाई ह्यूमिडिटी होगी। लो विंड शेयर, लो विंड शेयर मतलब जो नीचे से ऊपर हवा चल रही है उसका रफ्तार थोड़ा कम होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ चलेगा तो क्या होगा कि जो लो प्रेशर एरिया है वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि कोरिलिस फोर्स होना चाहिए। आपको पता होगा कोरिलिस फोर्स क्या होता है, जब कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट जाती है ना सीधी डायरेक्शन में, तो वो सीधी डायरेक्शन में जाती है। इस कोरिलिस फोर्स की वजह से वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर घूम जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की ओर घूम जाती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को फॉर्म होने के लिए हमको कोरिलिस फोर्स जरूर चाहिए होता है। तो आपको पता होगा कि कोरिलिस फोर्स हमेशा साइन थीटा के इक्वल होता है, इसीलिए इक्वेटर पर एब्सेंट होता है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू 0, तो कोरिलिस फोर्स 0 हो जाएगा। इसीलिए हमारे इक्वेटर पे कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होते हैं। और दूसरा क्या है नेक्स्ट कंडीशन, कि इसके प्री एग्जिस्टेंट डिस्टर्बेंस चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो गया, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले से कोई लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एक उसका आई होगा, दूसरा आई वॉल होगा एंड तीसरा रेन बैंड होंगे। तो आई का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो उसमें एकदम शांत होगा, लो प्रेशर हो गया और उसमें ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हो रहा होगा। आई वॉल क्या होगा, जो आई को सराउंड करता है, तो यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होगी, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही होगी। और रेन बैंड मतलब अलग अलग रेन बैंड होंगे जिसमें अलग अलग इंटेंसिटी का रेनफॉल हो रहा होगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। अब इस लो प्रेशर एरिया, ये चारों सराउंडिंग है ना, ये हो गया आपका आई। इसके बगल वाला ये क्या हो गया, आई वॉल। यहाँ पे क्या होता है कि अब ये लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया पे आपने सुना होगा हवाएं आएंगी यहाँ से, यहाँ पे आके कन्वर्ज होंगी, ऊपर उठेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद ये हवाएं आके यहाँ पे नीचे कंडेंस होके नीचे क्लाउड बनेगा और फिर नीचे गिरने लगे। अब ये हो गया यहाँ पे जैसे क्लाउड बन रहे हैं यहाँ, तो जैसे ये रेन बैंड्स है ना, यहाँ पे मतलब इंटेंसिटी रेन का डिफर होगा। जैसे इस वाले रेन बैंड में बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का रेनफॉल होगा, अब इस रेन बैंड में इससे थोड़ा कम इंटेंसिटी का होगा, इस रेन बैंड में इससे और कम इंटेंसिटी का होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या क्या बोलते हैं। जैसे हरिकेन, तो नॉर्थ अटलांटिक एंड नदर्न पैसिफिक ओशियन में इसको हरिकेन बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक मतलब ये हो गया हमारा मैक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, वहाँ पे इसको हरिकेन बोलेंगे। टाइफून कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक मतलब जापान हो गया, वहाँ पे टाइफून बोलेंगे। तो ये वाला हो गया यहाँ पे मैक्सिको, यूएसए। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक मतलब जापान के आसपास वालों एरिया में हम लोग टाइफून बोलते हैं। इंडियन ओशियन और सदर्न पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, इसको साइक्लोन नहीं बोलते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे इसको साइक्लोन बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इसको बिली बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का हमारे जीवन पर या फिर हमारे आसपास पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले स्टॉर्म सर्ज होता है। स्टॉर्म सर्ज का मतलब क्या है कि जैसे कि अब यहाँ पे एक ये सी है, सपोज दैट
अब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आया। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या चला होगा, बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी। अब इन हवाओं की वजह से समुद्र का पानी होगा ये इनलैंड में आ जाएगा। जो इनलैंड में जाए इसको स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पे फ्लडिंग होगा। दूसरा क्या, हैवी रेनफॉल, जैसे हमने इस फिगर में देखा था, ये बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा, तो कोस्टल एरिया जहाँ तक साइक्लोन का इम्पैक्ट होगा वहाँ पे भी फ्लडिंग वगैरह होगी, क्योंकि रेनफॉल बहुत हैवी होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन में पता है कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इस से क्या होगा, आपका जो लाइट्स के पोल हैं वो उखड़ जाएंगे, सेल फोन के टावर हैं वो उखड़ जाएंगे, जो स्टैंडिंग ट्रीज़ हैं वो उखड़ जाएंगे। तो इससे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलता है। दूसरा इकोनॉमिक लॉस तो सिंपल है कि जब टेलीकॉम टावर उखड़ जाएंगे, आपका रोड टूट जाएगा फ्लड की वजह से, और आपके रेल की पटरियाँ उखड़ जाएंगी, तो हमारा इकोनॉमिक लॉस तो होना ही होना है। एग्रीकल्चर लॉस भी होगा, क्योंकि भाई बहुत तेज़ रेनफॉल हो रहा है तो जो भी स्टैंडिंग क्रॉप होगी वो बेकार हो जाएगी। ह्यूमन इम्पैक्ट आपने बार सुना होगा, एकदम कोस्टल फ्लडिंग से क्या होगा, लोग काफ़ी डूबेंगे। और जो उससे पहले जब आता है साइक्लोन से पहले क्या होता है, पॉपुलेशन को डिस्प्लेस भी किया जाता है, मतलब जो इम्पैक्टेड एरिया है वहाँ से कहीं सेफ प्लेस में या शेल्टर हाउस में लोगों को ले जाया जाता है। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं।